ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। ऑल वेल एंड गुड। क्या तुम घर वाला मोजा क्या पहन के जाती रे? झूठ मत बोलो, हमको स्कूल वाला की पहचान है, घर वाला कि ढेरे धो दी है। ओह, क्या है तुम्हारा मोजा मांगता? ओके, लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस। नो? देन शैल वी मूव ऑन? ओके ग्रेट। सो एज फार एज आई रिमेंबर हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, राइट? इसमें हमने रिएक्शन ऑफ एनी नॉन मेटल और उसमें एनी नॉन मेटल का कर सकते हैं, बट प्रिसाइजली व्हाट दे हैव गिवन अस इज कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, राइट? ये सब है। तो ये सारे नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हमने ये देखा विथ मोर सर्टन एलाबोरेशंस, राइट? उसके बाद हमने देखा कि हाउ डू दे रिएक्ट विथ क्लोरीन, हाउ डू दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, एंड फाइनली वी हैव टू गो फॉर एसिड। ओके फाइन। सो आइए नंबर 4 है ना? नंबर 3 था पर उसको क्लोरीन वाला पहले बताया। हाँ ठीक है, तो ये चौथा हुआ ना? चलिए, सो रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल विथ एन एसिड, ठीक है? एसिड के साथ ये लोग कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है? बेसिकली आप ध्यान देंगे तो एसिड बहुत सारे हैं, एसिड जो ढेर सारे हैं। कौन से एसिड के साथ ले लें, ठीक है? सो दे हैव प्रोवाइडेड अस विथ सम ऑफ द फेवरेट्स, यू नो। एसिड हमें क्या क्या लेना है बताइए? HCl लीजिएगा। क्या बात कर रही? हाँ चलिए ठीक, लेट अस टेक सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, एक हमें ये लेना है, और दूसरा हमें लेना है नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, ठीक है? बोथ दीज एसिड्स शुड बी कंसंट्रेटेड। ध्यान देंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स हैव टू बी टेकन बिकॉज कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो ये लोग जो है पूरा भौं कर देगा अगर इसको रिएक्टिविटी इसकी कम नहीं करोगे तो। सो कंसंट्रेटेड एसिड होना चाहिए। बोले तो कॉन्क H2SO4 एंड कॉन्क HNO3, ठीक है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाम मालूम है आपको? हाँ, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या अंतर होता है? कंसंट्रेटेड और तू डाइल्यूट ले ले, डाइल्यूट ही ले ले तू। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस वन इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है? फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना? एनी इश्यूज? समझने के लिए आप दोनों इक्वली समझ लो, कोई बहुत बड़ी न्यूक्लियर थ्योरी नहीं है, ठीक है? आराम से आपको कर सकते हैं। डाइल्यूटेड ले लो, डाइल्यूट ले लो, और कुछ माफ़ी मांग लें, इसको मिटा दें, डाइल्यूटेड लिख लें, ठीक है? एडजस्ट कर लेंगे ना? हाँ चलिए, और किसी को कुछ मेरे लिखावट से किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ गुड, ग्रेट। सो हमें दो तरीके के एसिड्स लेने हैं, पहला सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा नाइट्रिक एसिड, ठीक है? दोनों के दोनों हमें जी कंसंट्रेटेड लेने हैं, ठीक ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप डाइल्यूटेड ले लेंगे तो, ठीक है? हाँ, तो इसमें जब विरोध नहीं करना है फालतू का कि ई का डाइल्यूटेड लिए थे तो क्या हुआ। ओके, सो नॉन मेटल हमें बेसिकली क्या हमारे पास? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस। लेट अस टेक सल्फर एंड फॉस्फोरस, इसमें देखेंगे, ठीक? हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार आप देख लें, ठीक है? ओके, हम पहले क्या करेंगे कि सल्फर को दोनों से रिएक्ट करवा के देखेंगे एंड देन फॉस्फोरस को फिर लगा के देखेंगे कि क्या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है? सो नंबर 1 इज सल्फर। लेट अस टेक सल्फर दैट इज S, ठीक? सो सल्फर प्लस H2SO4, ठीक है? ध्यान दें कि सल्फर जो है वो अकेला नहीं रहता है,
ठीक है, इसका भी एटॉमिसिटी आपको कंफर्म करनी पड़ती है, लेकिन जब आप इसमें केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो आप इसको एटम्स के फॉर्म में लिख सकते हो। अदरवाइज आपको S8 लिखना होगा, इसके 8 गो चाहिए, इसको 2 गो 3 गो नहीं 8 गो चाहिए। क्या इतना लिख रहेगा, रहने तो छोड़ दो, उतना कोई इशू नहीं। तो सल्फर प्लस H2SO4 विल गिव यू SO2 प्लस H2O, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर दे देगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या, टू एनी इश्यूज, ओके फाइन। नाउ सल्फर प्लस HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड विल गिव यू SO2 प्लस H2O, सॉरी NO2 प्लस H2O प्लस again it will give you H2SO4। इसमें थोड़ा सा as I have already told you previously कि these reactions are sometimes so lethal, थोड़ा सा अजीब लगेगा, और अजीब लगने के साथ साथ थोड़ा सा मे भी गुस्सा भी आ जाए, ठीक है, कि ई का और जितने चीज़ हम पढ़े हैं उसमें से कुछ मिलता जुलता नहीं बताता है। ये जब से ही एसिड बेस और मेटल नॉन मेटल शुरू हुआ है तब से हम लोग जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ होता ही नहीं, जितनी चीज़ें पढ़े हुए हैं उसमें से कुछ आ ही नहीं रहा। तो बाबू इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आई डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स ओवर हेयर, मेरी किसी तरीके की गलती नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यू विल हैव टू एडजस्ट टू सम और दी अदर टाइम। फिर आप धीरे धीरे जब आप आगे के फ्यूचर क्लासेस में जब आप जाओगे ना तो यू विल सी कि हाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो आपको धंसूस रही होंगी, बुझे कि नहीं। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसका, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस। तो अभी आप सिंपली यही करें कि जो दिया गया है वो आप हाँ, व्हाट कैन बी डन, कुछ नहीं कर सकते, ठीक, क्लियर, समझ गए कि नहीं। हाँ, नहीं तो यहाँ पर तुम फालतू का पूछोगे कि इधर सल्फर था नहीं आया कैसे, है कि नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, होता है, सबके साथ होता है, हम भी पढ़ रहे थे, मेरे साथ भी होता। फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ने लगिएगा, ठीक है, व्हेन यू विल रीच टू दी फ्यूचर क्लासेस, तब आपको पढ़ाया जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक ना। अभी से ज़्यादा लोड मतलब जो लिखा हुआ है वो कर लो, अदरवाइज अगर पढ़ाने लायक होता, समझाने लायक होता तो आप मुझे जानते हैं अच्छे से, राइट जी। आई एम हेल्पलेस नाउ, ज़्यादा बोलेगी तो गोल हाथ धर लेंगे, उससे अलावा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लेट अस गो टू द नंबर 2 दैट इज phosphorus, that is P, that is चलिए, so phosphorus plus H2SO4, ठीक है, will give you again SO2 plus H2O plus HNO3, नहीं H3PO4, sorry H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, बुझिस कि नहीं, क्लियर। अगेन फॉस्फोरस प्लस HNO3, हम बोले ना 2 ठो लेना है, एक ये तो ये लिए HNO3 विल गिव यू अगेन द सेम कंपाउंड। देखो यहाँ पे इट विल गिव यू NO2 प्लस H2O प्लस H3PO4, सिंपल, ठीक है। ये 2 और ये 2, हम इसको कैसे याद रखते हैं मालूम, आई कीप इट एज दिस वन। यहाँ पे देखो सल्फर प्लस H2SO4 इज गिविंग मी, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था, SO4 था, तो आई हैव दिस मच इन माई माइंड कि H2SO4 था, तो यहाँ SO2 और H2O देगा, SO2 H2O, SO4 था, SO2 H2O देगा, मिलता जुलता ऐसा लगता है। वही आप NO3 देखो तो यहाँ पे NO2 और H2O दिया, साथ ही साथ यहाँ पे मुझे एक केवल याद रखना है, यहाँ पे एक एसिड भी दे रहा है, तो एसिड क्या दे रहा है, H2SO4, ठीक है। मेरे दिमाग में पहले HNO3 अगर आ सकता है कि यहाँ पे HNO3 होगा, नाइट्रिक एसिड अगर देगा, तो यहाँ कैसे देगा, यहाँ तो हम पहले ही ऑलरेडी ले लिए थे, समझ गए, तो यहाँ जो लिए थे उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे दे देता है H2SO4, समझ गए। अब यहाँ पे देखो फॉस्फोरस प्लस H2SO4, H2SO4 SO4, ठीक है, SO2 H2O,
NO3 NO2H2O ये दिया। और इन दोनों में फास्फोरस में कॉमन ये है कि एसिड जो प्रोड्यूस करता है वो दोनों सेम, दैट इज फास्फोरिक एसिड H3PO4 H3PO4। इस तरीके से जो है वो बना के याद करना पड़ता है। इसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी ताकि आप याद रहे, बिकॉज कितना याद करोगे केमिकल रिएक्शंस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ नेमोनिक्स वगैरह इस तरीके का लिंकेज वगैरह देख देख के आपको करना चाहिए। समझ गए? मेरा तरीका तो यही है, SO2H2O SO2, यहाँ पे देखो SO2H2O SO2H2O NO2H2O NO2H2O, यहाँ केवल सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है, यहाँ पे H3PO4। कब? जब फॉस्फोरस रहेगा, बाकी ये दोनों तो ऐसे ही बुझे। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े ट्रिक्स निकाल के आपको करने होते हैं, और इसमें कोई उपाय नहीं हो मेरा, समझे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको शायद परेशान कर दे ऐसा। ठीक है, नाम में परेशानी है तो किसी का ये में परेशानी, लाइक नाम में परेशानी, आई टोल्ड यू यस्टरडे, कल हम लोग बात किए थे ये वाला रिएक्शन कल, कि सल्फर प्लस क्लोरीन वॉज गिविंग यू H2Cl2, राइट। इसका नाम जो है वो सल्फर डाई क्लोराइड होना चाहिए, लेकिन इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड था, सल्फर मोनोक्लोराइड के हिसाब से आपका फॉर्मूला HCl होना चाहिए, पता है नहीं, सल्फर मोनोक्लोराइड, एक को क्लोराइड, लेकिन है दो को। वाई? इसमें परेशानी थोड़ा सा, आगे के क्लासेस में आप थोड़ा सा इंतजार करिए, यू विल गेट टू नो। ठीक ना, अभी सही आंख बकाओ मत, समझे कि नहीं? हाँ, चलिए, इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट आवर एसिड पार्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, केवल 2 ही पढ़ना है, केवल इतना ही कर लीजिए, बहुत बहुत हो जाएगा। इट इज़ मोर देन इनफ, बस उससे ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे रहते। समझ गए? कुछ और होता तो हम बता देते, यही केवल 2 पढ़िए, उससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है। फाइन? एनी इश्यूज है क्या? नहीं ना। एज आई ऑलवेज से, हम हमेशा से आपको कोई भी बैचेज आता है हम सब हमेशा से यही कहते हैं कि माई नोट्स आर इनफ, काफ़ी हैं। तो आप मेरे नोट्स में यही ना लिखिएगा, कोई और तो लिखिएगा नहीं। दिस इज मोर देन इनफ। बुझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन। इसको हम लोग फिर से एक के बाद छापना, फिर से नहीं। चले आगे बढ़ा जाए? कोई दिक्कत यहाँ तक में? बूम बूम, यस? नहीं ना? सो ये कंप्लीट हो गया। अब एक काम करिएगा कि टू सम इट अप, ठीक है, एक तो केमिकल रिएक्शंस आपको देखना ही है। आपको जो है वो ये पूछेगा कि डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1। सपोज दैट उसने कह दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे आप उसको डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू कि आप जो है वो सिंपली जो है वो एक टेबल बना लीजिए, प्रॉपर्टी, समझ गए? यहाँ पे लिखिए मेटल्स और यहाँ पे लिखिए नॉन मेटल्स। कैसे जाने तुम लोग? ऐसे कर लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ नंबर 1 डालिए, ठीक ना। इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लिखिए, जैसे लस्चरस, ठीक है, लस्चर लिख लिए, मेटल कैसा होता है, नॉन मेटल कैसा होता है। कुछ और लिख लीजिए, लाइक फिजिकल स्टेट, मेटल का कैसा होता है, नॉन मेटल का कैसा होता है। समझ गए कि नहीं? सिमिलरली इसमें ढेर सारे प्रॉपर्टी 5 नंबर का होगा, तो आप इसको 5 पॉइंट्स आप कर लीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है ना। वैसे आप लिखते जाइएगा। नंबर 2 अगर पूछ देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, अब आप इसको केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे अलग अलग करिए, ठीक ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे फिर से वही करेंगे, प्रॉपर्टी, फिर यहाँ लाइन खींचेंगे और लिखेंगे मेटल्स, फिर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे नॉन मेटल्स। कैसे जानी तुम लोग? फिर से फिर एक लाइन यहाँ से खींच लेंगे, समझी। उसके बाद यहाँ पे नंबर 1 प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे कोई भी रिएक्शन, जैसे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसका लिख लेना, इसका लिख लेना। उसके बाद लिख लिए नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऐसा कर सकते हो, नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है। मतलब क्या लिखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन में? रिएक्शन विथ रिएक्शन लिख डालिए। हाँ, इट रिएक्ट्स विद दिस वन, आप उसमें लिखिए कि उसमें जो है वो रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लिखेंगे। मतलब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख सकते?
नहीं नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिख देगी, पड़ेगा डायरेक्ट रिएक्शन नहीं, आप उसको स्टेटमेंट वाइज लिखना होगा ना, स्टेटमेंट लिख के और उसके बाद फिर आपको जो है वो लिखना पड़ेगा ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए एक लिख समझे। तो ये कर सकते हो। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, यहाँ बेसिक इन नेचर लिख सकते हो। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, वो लिख सकते हो, समझे कि नहीं, बुझाया। इलेक्ट्रिकल नेचर लिख सकते हो मेटल का, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दिस वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऐसा कर सकते हैं, समझे। मेटल्स फॉर्म्स कैटायंस, नॉन मेटल्स विल फॉर्म एनायंस, फाइन। ऐसे करके ढेर सारे 5 को प्रॉपर्टी आप लिखिए, मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग धारणाओं में बांट लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, समझ गए। चलिए इसको आप कर लेंगे, ठीक, ओके, छाप लें। चलिए आगे बढ़ा जाए, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ, ध्यान दें, अब तक हमने सभी चीज़ों को देखा, सभी एस्पेक्ट्स को देख लिए कि ये इसके साथ कैसे, उसके साथ कैसे, इसके साथ कैसे, उसके साथ कैसे। नाउ वी हैव टू सी अ वेरी वाइटल कंपोनेंट, दैट इज कि एक मेटल जो है वो एक नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। हाउ विल अ मेटल रिएक्ट विथ अनदर नॉन मेटल, विथ अ नॉन मेटल, समझ रहे हो। हाउ डू अ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के साथ कैसे करेंगे, ठीक है। आपको ध्यान होगा, कुछ चीज़ें आपको एकदम ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि मेटल्स जो होते हैं हमारे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोले तो दे हैव द प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव द प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करते हैं तो मेटल्स फॉर्म अ कैटायन, मेटल्स जो है वो कैटायन फॉर्म करता है, समझे कि नहीं। मतलब प्रॉपर्टी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगा, किसी को दे देगा, खुद नहीं रखेगा, ठीक है। वही आप देखिएगा नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। व्हाई, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इफ इट इज सो देन दे विल फॉर्म एनायन, वो जो है वो एनायन बनाएंगे, ठीक है। इसको अब बार बार भूल जाइएगा, इसलिए हम आपको बताए थे एक, क्या बताए थे, पापा बोले ना, पापा कंप्यूटर, पापा बोले नहीं। पॉजिटिव है तो कैटायन बनेगा, नेगेटिव है एनायन बनेगा, समझ गए। इस तरीके से याद रख सकते हैं, याद रखने को कुछ टेक्निक खोजना होगा, ना तो भूल जाओगे, राइट। तो मेटल्स जो होते हैं इनके, देखो मेटल का क्या टेंडेंसी है, देने का, नॉन मेटल का क्या टेंडेंसी है, भिखमंगा मांगने का, राइट, समझ रहे हो कि नहीं, बुझा रहा है। हाँ, तो ये जब आपस में जब रिएक्ट करवाने के लिए ये लोग जाता है कि चलो देखते हैं भैया तुम लोग रिएक्ट कैसे करोगे, समझ रहे हो, रिएक्ट कैसे करोगे। तो एक का टेंडेंसी है लिए वाला और एक का टेंडेंसी है दिए वाला, ठीक है। एगो देगिस और दूसरा लेगिस, हाँ, लिए वाला है ना, पीने वाला लेगिस नहीं, ठीक, ओके। सो एक जो है वो कंप्लीटली अपने आप को देने के लिए तैयार है और दूसरा मुंह फाड़े हुए है, हाँ दो ना, दम लेने के लिए, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जेनरेट होता है। इट इज लाइक कि आप कुछ चाहते हैं और अगला भी सेम टू सेम वही चाहता था, तो यू विल कनेक्ट वेरी इजीली एंड वंस यू गेट कनेक्टेड इट विल बी फॉर एवर, लाइक मतलब बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन, ड्यू टू विच अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज क्रिएटेड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है वेन एवर वी ट्राई टू रिएक्ट अ मेटल विथ अ नॉन मेटल। एक मेटल और एक नॉन मेटल को जब भी हम रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्रिएशन होता है। दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कम्स टू बी कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है?
आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय आयोनिक बॉन्ड? कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड इज द टाइप ऑफ बॉन्ड, ये एक तरीके का बॉन्ड का टाइप है जो तब बनता है जब एक मेटल या जनरली लेट अस से कि एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है E1 और दूसरा एलिमेंट है E2, ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली इसको दे दे, एक दूसरे को दे दे, ठीक है, कंप्लीटली एकदम दे दे, तो हमारा बिकॉज देखो यहाँ पे केमिस्ट्री जो है ना वो थोड़ा सा ये है, ये देना तो चाहता है लेकिन अगर ये लेना नहीं चाहेगा तो देगा कैसे, समझे कि नहीं? तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, ये बोलता है देबो, ये बोलता हाँ ठीक है, तब देता है, ऐसे नहीं। अगर ये बोलेगा दे रहे बोले भाग, फिर नहीं, समझे कि नहीं? तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, कंप्लीट ट्रांसफर। इसका जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा ना, ठीक है, कर्नल वाले में से नहीं करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसी को शेयर करेगा। शेयर क्या करना, इट विल गिव इट, दे देगा, भाग जो ले ले, ऐसे कर, जा मर लेके, समझे कि नहीं? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओवर हियर, समझ रहा है? सो द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड due to the complete transfer of electrons from one element to the another element, that type of bond which has been formed is known as ionic bond. Simple अगर और करें तो the bond which is formed due to the complete transfer of electrons from one element to the another element. अब बात बताएं कि ये E1 क्या हो सकता है? It can be a metal only. ये E2 कौन हो सकता है? इट कैन बी अ नॉन मेटल ओनली, और कोई थोड़ी होगा, क्योंकि इन्हीं लोग का फितरत रहता है देने का और ये लोग भिख मांगने का, समझे कि नहीं? सो द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू द नॉन मेटल, और सिंपली पुटिंग इट कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर एलिमेंट गिव्स राइज और गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड विच इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है कि नहीं? देखो लेन देन जो है ना तरह तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो रिशु आई मेरे पास, बोले भैया मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दीजिए ना, बोले कोची करेगी, बोले पॉन्ड्स एज मिरेकल कर देंगे। तो हम बोले हाँ ले ले, जरूरी काम है, तो दे दिए। अब ये जो दिए ये दो तरीके से हो सकते हैं। मान लो कि अगर क्या बोल सकते हैं हम, 100 रुपया दे रहे हैं, 150 रुपये वापस करेगी, बता रहे हैं हम, मतलब वापस करेगी, हम नहीं जानते, ठीक, एक ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि दे दिए उसके बाद भूल गए हम, बोले यार छोड़ दो यार, जा उम्र कम होगा तो बताना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर तू ही, तेरे पे काम करेगा तो बोलना, हम भी अपनी बीवी को देंगे पॉन्ड्स एज मिरेकल। घोची कहेगी बुढ़ा जाएगी, फिर क्या देखते रहेगा, करे काम करेगा तो बताना। अब बोलिए जा तू 100 रुपया ऐस कर, नहीं लेंगे वापस तेरे से, समझे, समझ आ रहा है कि नहीं लेंगे वापस। इस केस में क्या होगा कि मान लो कभी अगर हमको किसी सिचुएशन में अगर हमको ज़रूरत पड़ता है तो हम रिशु को फ़ोन करेंगे, रिशु आओ, तो ये आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज एक छोटा सा एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि हाँ ज़रूरत पड़ने पे हो जाता है तो आ जाते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि हम बोले तो 150 रुपये देगी मेरे को, उसके बाद दे दी पैसा, उसके बाद हम कभी फ़ोन करेंगे कि सुन हमको काम तो थोड़ा सा तो आएगी, बोले पागला है का, वो जो क्रीम खरीदे थे वो अभी लगाए हैं, अभी कैसे चल जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। और वही अगर पैसा हम भूल जाएं तो एक रिलेशन बन जाता है, बोलेगी कि हाँ ठीक है अभी धो के आते हैं, उसमें क्या, बाद में फिर लगा लेंगे, समझे कि नहीं? समझ पा रहे हो दोनों में सिचुएशन क्या हो रहा है? एक में हम वापस मांगने का फिराक में है और दूसरा में हम भूल गए, बोले ठीक है जाओ, नहीं लेंगे वापस। इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा दूसरे वाले में, सही बात है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं कि तुम्हारे हिसाब से पहला वाला में स्ट्रांग है? बोलो, जहाँ हम पैसा बोलेंगे 100 रुपये दे रहे 150 रुपये देगी, स्ट्रांग होगा? नहीं। कभी बोलेंगे तो बोलेंगे, हम अगर बोलेंगे कभी इसको बुला गए 100 रुपये दिए थे उम्र कम करेला, बोले तो क्या हुआ, 150 रुपये वापस भी तो लिए थे, 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, 100 दिए थे, क्या हुआ, वापस भी तो लिए थे ज़्यादा, समझे कि नहीं? ये हो सकता है। लेकिन पहला वाला दूसरे वाली कंडीशन में ऐसा ये नहीं बोल पाएगी। तो देयर विल बी अ रिस्ट्रिक्शन, देयर विल बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड विच विल बी स्ट्रॉन्गर।
उसी प्रकार से ये बोलता है ले लें भुला जाओ, फिर वापस बताना देने के लिए हमको तो मारेंगे, बता दे रहे। एक बार इसको दे देगा, उसके बाद बोलेगा वापस करेगा नहीं, बता दे रहे हम लेंगे नहीं, वापस करेगा तो थूर देंगे। इस हिसाब से जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रांग होता है। अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज आयोनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं, समझे? वाई? बिकॉज कि आप ध्यान दीजिए तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करके रखता है, समझे कि नहीं? एंड दिस जबरदस्त टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही वो की फैक्टर है जिसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, समझे? इट इज लाइक कि मेरे घर के बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग हॉर्लिक्स पीता है। कोई पूछेगा तो अरे उसका घर का बच्चा बहुत स्ट्रांग होगा, कहा है? तो वो लोग हॉर्लिक्स पीता है, इस वजह से। तो हम पूछेंगे वो कौन है? आयोनिक बॉन्ड, वो लोग बहुत स्ट्रांग होता है, कहा है? कहा है कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बहुत तगड़ा होता है, इस वजह से। जिस किसी में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, बोले तो वीक होगा, तो उसका बॉन्ड कमजोर होगा। कुल मिला के बात ये, इट इज लाइक कि जो हॉर्लिक्स नहीं पीता है वो सिंगल चेसिस का होगा, बात खत्म। करे एक जैसन कुपोषण के शिकार, समझे कि नहीं? किसी को बोल पाएगी कि मेरे पापा सीसीएल में काम करते, मारेगा थोपी थोपी टपरवा, समझे? क्लियर है? तो आयोनिक बॉन्ड यहां लिख दें, आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर of electrons from one element to the other element, one element to the other element. The bond which is formed by the complete transfer of electrons from one element to the other element is known as ionic bond. अब ध्यान रखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे देता है, मतलब वापस नहीं लेंगे हम, देना मत, समझे? इट इज लाइक कि 1 रुपया इसको दिए, कल के डेट में हमको वापस कर रही पैसा 1 रुपया, वाह, समझे ना? 1 रुपया वो हम उम्मीद करते हैं कि वो देगी और ना हम मांगने जाएंगे कभी, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है? लेकिन उसको एहसान मेरा मानते रहना चाहिए, 1 रुपया दिए थे, अरे खाली गोड लंबा करे होगा। क्लियर है? आयोनिक बॉन्ड, फाइन। कुछ चीज़ें और यहाँ पे बता दें आयोनिक बॉन्ड के बारे में कि दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction. They have an electrostatic force of attraction between the unlike charges, between the unlike charges of the element. Clear? इसका जो ये चार्ज हो रही है लाइक चार्जेस नहीं है ना, अनलाइक है, एंड द अनलाइक हैव अ प्रॉपर्टी, हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर। इसी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ रहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आएगा। जैसे जितना ज़्यादा आप हॉर्लिक्स पीजिएगा उतने हिसाब से आपका शरीर, आपका ये देखो, हॉर्लिक्स का प्रचार नहीं कर रहे हम, ठीक है? मतलब बता रहे हैं, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है? जैसे हॉर्लिक्स पीजिएगा टंटना के, दूध सब टंटना के खाओगे तो डाल रहे हो पूरा अपने अंदर, लेकिन वो तो फिजिकली बाहर दिखेगा ना। मोटा गई क्या बात है, कोची थूसती, समझे कि नहीं? कोई बोलता है कोची काम कर रही रे, मोटा गई, बोलता है ठूसने वाला में ही ना आदमी जाता है जल्दी। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़बरदस्त है तो आयोनिक बॉन्ड बहुत ज़बरदस्त होगा। आयोनिक बॉन्ड अगर बहुत ज़बरदस्त है तो इट विल रिफ्लेक्ट इन योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ आया कि नहीं? समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सुनाई नहीं दे रहा? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन। तो इसको हम लोग ओके, सो आयोनिक बॉन्ड क्लियर है।
पॉइंट से याद रखिएगा कि आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। वो सारे कंपाउंड्स जिसमें आयोनिक बॉन्ड देखा जाएगा, या वो कंपाउंड्स जो बनते हैं आयोनिक बॉन्ड की वजह से, समझ आया? या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड्स पाया जाता है, वैसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर? आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स सिंपल है। वो कंपाउंड्स जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा उसको कहेंगे आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो लिखेंगे कि दोज कंपाउंड्स which are formed due to the formation of ionic bonds are known as ionic compounds। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, अच्छा, ये कैसे होता है? ठीक है, ये कैसे होता है? लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो करना यह है कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। लेट मी शो इट ओवर हियर। 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, अब सिंपली क्रॉस कर लो, काफ़ी है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन के? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। 2। एक है। एक है। एक है। एक है ना? 5 रुपये वहाँ रखा हुआ है, 5 रुपये तुम लोग मिलाओ अपने में और रैटकिल खरीद के एकदम घंटा घंटा चाटो। 4 है, तुम 2 बार चाटना। ठीक है, समझ गई? कुछ एकदम भोए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए तो 2 8 7। तो वैलेंस ये ना हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट शेल ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 1 2 4 सब बोल देती। 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। तो क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन हुए इसके, समझ गए? तो ये एक मेटल है, बोलो सही बात है कि नहीं? सोडियम मेटल है कि नहीं? और क्लोरीन नॉन मेटल है, पता है? बिकॉज ये देगा और ये लेगा, इसलिए। क्लियर? तो सोडियम क्या करता है? बोला हम देने के केबल है रे, तो बोला ठीक है दे दो। तो ये अपना ये वाला स्टार वाला जो है वो इसको यहाँ भेज देता है। जैसे ही ये यहाँ पे भेजेगा तो इट विल बिकम लाइक Na1+ एंड Cl विल बिकम, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पहले से था, और ये 1 वाला इसमें घुस जाएगा, ये बचेगा 8। समझे? जब ये ऐसा हो जाता है तो यू कैन राइट इट एज 1-। समझे? या सिंपली आप इसको लिख देते हैं NaCl, ऐसा। समझे? इक्वेशन जब आप इस फॉर्म में लगाते हो ना, सिंबल्स को ऐसे आप लिखते हो इस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन दिखा दिखा के, तो इसको हम कहते हैं लेविस सिंबल। क्या कहते हैं? लेविस सिंबल्स। तो ये ट्रांसफर दिखाने के लिए आप लेविस सिंबल्स यूज कर सकते हो। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। आपको बोलेगा कि शो मी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका फॉर्मेशन बताइए। ठीक है, तो कार्बन का देखिए, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। 4 को होता है? तो आ लो यहाँ पे 4 को हम कर देते हैं। ठीक है, 4 को करते हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 2 गो, देखो 2 गो ऑक्सीजन लेना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है?
8, नहीं ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हाँ भाई 8 होता है। स्केल देखिए बोला, भाई नाइट्रोजन 7 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। अच्छा अरे आज छः होगा, छः होगा, छः होगा, सिक्स होता है। छः होगा। होश में रहो, होश में। अभी 3-4 स्केल में अभी सबका नींद फाड़ देंगे अभी हम, सबका एकदम सबका टनाटन, क्या चाय और क्या कॉफ़ी, इतना भयानक नींद फाड़ेंगे अभी। 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। दो ठो कहाँ 2 ठो, वो जो ऊपर की एक ठो उसको इधर का निकल कहाँ पे, दो दो पेयर कर रहा है ना। ले और कुछ कर दें। अब कार्बन जो है उसके पास 4 ठो इलेक्ट्रॉन है देने लायक, ठीक है, और ये 2 को ले सकता है मात्र, ये तो 2 को ना लेगा। तो ये क्या करेगा कि ये अपना इसको दिया एगो और फिर इसको यहाँ पे 1 ठो दे दिया, तो ये 2 खत्म। फिर एक और ऑक्सीजन भी तो है, 2 को ना है, तो क्या किया 1 2 3 4 5 6, ये इसको दिया और फिर ये इसको दिया, कुछ इस प्रकार से ट्रांसफ़र कर दिया, समझे कि नहीं। तो इसका चारों के चारों फिनिश भी हो गया, ख़त्म भी हो गया, साथ ही साथ इनको चाहिए था, इन दोनों को अपना अपना मिल गया, एंड दैट इज़ वाई बोथ ऑफ सब के सब जो है वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। और जैसे ये कंप्लीट हुआ ये स्टेबल हो गया, कंपाउंड बन गया ये वाला। तो ये कैसे बनेगा, सी जो है वो 4+ में चला जाता है और O जो है वो 2- में रहता है, एंड टुगेदर दे फॉर्म CO2। हाउ, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आता है क्रिस क्रॉस मेथड से, याद है कि नहीं। ये सब क्लास 9 का है, फाइन कि नहीं। हाउ विल मेक MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा कि नहीं। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 और ऑक्सीजन का 6, तो ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स दोनों दे देगा, समझ गए कि नहीं। इसको बना पाएंगे ये वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना पाएंगे। चल जल्दी से एकदम बना के दिखा, तो Al2O3 जल्दी। चलिए ठीक है, हम समझ गए। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम कैसे इसको करना है, ये देख लीजिए। कहाँ कर दें, यहाँ कर दें, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, Al2O3 है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, एंड कीप इट ओवर एयर एल्यूमिनियम, और यहाँ पर आप जो है एक एल्यूमिनियम यहाँ रख लो, ठीक है। तो क्या होगा इसका 1 2 3, इसका होगा 1 2 3, ये एक इसको दिया और ये एक ये इसको दिया, इसका 2 कंप्लीट, समझ गए। और ये एक इसको देगा और यहाँ वाला एक जो है वो इसको मिलेगा, इसका 2 कंप्लीट, फिर ये इसको मिला और फिर ये इसको मिला, इसका भी 2 कंप्लीट, और ये जो अपना तीनों दे भी दिया, ये भी अपना तीनों दे दिया, बात खत्म। नहीं, उस हिसाब से आपने जो बनाया है उसमें से Al और वो तो अलगे हो गया, वो दे आर अनदर थिंग, समझ गए। चलिए इसको छाप लीजिए पट से, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर। फॉर्मेशन दिखाने आएगा, आप दिखा लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, करो ट्राई करो। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na2O, सोडियम ऑक्साइड, जल्दी, सबका बेड़ा गर्क है, हम समझ गए। Na2O, पहले आपको फार्मूला आएगा तब आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं। और फार्मूला के साथ साथ आपको जो है वो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर मालूम होगा तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर पाइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तब आपको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना होता है। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 ठो में लेने हैं Na, तो हम ले लिए 1, ठीक है, और ऑक्सीजन मान लो यहाँ ले लिए, ठीक है, सपोज दैट हमने ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, तो इसका 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये अपना एक वो इसको दे दिया मान लो, तो इसके पास 7 हुआ इसके पास 7 ठो हो गया, 1 ठो तो अभी भी कम है,
ऐसा इसलिए है क्योंकि एक और सोडियम लेना था, आपने लिया नहीं, Na ये लीजिए, अब ये इसको दे दो, 1 2 यहाँ पे, तो अब इसके बाद 8 हो गया, ये इसका कंप्लीट, ये इसका कंप्लीट, Na2 इस प्रकार से बनता है, समझ गए, Na1+, ठीक है, और ऑक्सीजन 2-, तब ना ऐसे बनेगा, ऐसे कैसे बन जाएगा, बुझ गए। इस प्रकार से आपको करना होगा, वही नहीं, आपको नहीं मालूम है ये सब, इसलिए आपको ज़्यादा ये परेशानी हो रही, ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होंगी तो ऐसे ही होगा। चलिए आइए, लेट अस गो ऑन विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आइए, सबसे पहला फिजिकल स्टेट ये पता करते हैं, फिजिकल स्टेट किस स्टेट में ये पाया जाता है झारखंड में। फिजिकल स्टेट बोले तो इसका क्या है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ठीक है। तो सिंस की इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ड्यू टू विच आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत एकदम चिपक के रहता है। तो बताइए कौन सा स्टेट होगा ये, सॉलिड। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। अपार्ट फ्रॉम दैट कि सिंस इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स वाई दे मेनली अपीयर टू अस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स, ठीक है, दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, ठीक। फिजिकल स्टेट इसलिए बिकॉज इनका क्रिस्टल लैटिस बहुत स्ट्रांग होता है, याद है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, बहुत ही स्ट्रांगली जो अरेंज किए रहते हैं, इनका अरेंजमेंट ही अजीब होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इनका, 3D स्ट्रक्चर, दैट्स वाई बहुत ज़बरदस्त वो उनमें पकड़ बना के रखते हैं ये लोग, इसलिए इनका फिजिकल स्टेट बहुत स्ट्रांग होता है। क्लियर कि नहीं? सिंस की ये अरेंजमेंट बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, बहुत हाई होता है, क्योंकि इसके जो है वो छोड़ेगा ही नहीं, इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं वो छोड़ेंगे ही नहीं, दैट्स वाई। क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी इश्यूज? ओके ग्रेट। अब आइए यहाँ पे नंबर 3, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, मतलब ये घुल मिल सकता है कि नहीं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर यस दे आर हाईली सॉल्युबल, सॉल्युबल होते हैं वो लोग, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज वाटर हैज़ द टेंडेंसी, वाटर के पास ये टेंडेंसी है कि वो उस कंपाउंड में से पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को दोनों को अलग अलग कर सकता था, याद है एसिड बेस में हमने पढ़ा, ठीक है, कि वाटर ऐसा क्यों कर पाता है, दे हैव द चार्जेस, राइट, तोड़ देता है नमक को, NaCl जब हम डालते थे उसमें Na+ और Cl- अलग होता था ना, सेम थिंग। तो वाटर हैज़ द टेंडेंसी टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। रही बात नंबर 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी कैसी होती है, किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, बट ओनली जब आप इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का मौका दें, बोले तो इसमें मोबिलिटी होगी तब, मोबिलिटी बोले तो मूव करने का चांसेस, मोबिलिटी, प्रोवाइडेड दैट दे हैव गॉट मोबिलिटी, समझ गए, मोबिलिटी होगा तो ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं, मोबिलिटी होना चाहिए, मोबिलिटी हो रहा है तो आप आराम से एकदम पूरा दंदना के एकदम कैरी करेगा। और मोबिलिटी कब होगा, सॉलिड स्टेट में मोबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो एकदम चिपक के बढ़ा हुआ है, मोबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो मोबिलिटी अगर आपको बढ़ाना है आयनिक कंपाउंड्स का, तो आप उसको मोल्टेन स्टेट में डालिए, मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन बोले तो पिघलाइए, सो दैट कि उसको जगह बनेगा घूमने के लिए, समझे। अब यहाँ पे कच्चा कच्चा आदमी मान लो भर देंगे, या बोलेंगे बाहर निकलो, कैसे निकलेगा, तक जिच करके निकलेगा वो, समझे। तो इसमें कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, वही आप मोल्टेन स्टेट में करिए, ठीक है, एक आदमी यहाँ, एक आदमी वहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, लिक्विड के फॉर्म में रखिए, कुल मिला के कहने का मतलब ये है।
तो जगह ज़्यादा बनेगा, धड़धड़ा के निकलेगा, ये मतलब। इलेक्ट्रिसिटी जा कैसे रहा है, बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब जगह नहीं दीजिएगा फ्लो करने का तो कैसे फ्लो करेगा, बिजली कैसे जाएगा, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर, उनका मोबिलिटी बढ़ जाता है व्हेन दे आर इन द मॉल्टेन स्टेट। मॉल्टेन स्टेट में रख दीजिए, या फिर मेक इट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्म में डाल दो, सॉल्यूशन। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, हम जानते हैं NaCl नमक बहुत अच्छा जो है वो बिजली का कंडक्टर है। नहीं, ये तब है जब आप इसको पानी में डालिएगा, ऐसे नहीं। आप एक नमक का पैकेट ले लीजिएगा, बिजली घुस जाएगा उसमें थोड़ी, वैसे नहीं होगा, ठीक है। उसमें मॉइस्चर चाहिए, उसमें नमक पानी डालिए, उसमें पानी डालिए तब देखिए उसका असर, समझे कि नहीं। तो आप सोल्यूशन के फॉर्म में डालिए, चाहे मॉल्टेन स्टेट में रखिए, देन सी द इफेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहला फिजिकल स्टेट, देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, एंड देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये लिख लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत, फाइन। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग छाप लेंगे।